वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो कल वाला वीडियो पढ़ा था उससे आगे वाला वीडियो देखते हैं या आगे का भाग देखते हैं। कल अगर आपको याद है तो हम लोगों ने पराग कोश का परिवर्तन पढ़ लिया था। पराग कोश का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ एन तक पढ़ रहे थे हम। लास्ट में मैंने आपको बता दिया था कि पराग कोश के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पराग कोश में दो क्षेत्र बन जाते हैं। मैंने लिखा था लास्ट में, अगर आपको याद है, क्या लिखा था? पराग कोश के परिवर्धन के परिणाम स्वरूप पराग कोश के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पराग कोश में दो क्षेत्र बन जाते हैं। और वो दो क्षेत्र कौन कौन से बनते हैं? वो मैंने एक क्षेत्र बताया था आपको, पराग कोश भित्ति, और एक क्षेत्र मैंने बताया था आपको बीजाणु जन कोशिका। यानी पराग कोश का जब परिवर्तन होता है तो पराग कोश के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? दो क्षेत्र बनते हैं। दो क्षेत्र कौन कौन से? एक तो पराग कोश भित्ति, एक बीजाणुजन कोशिकाएं। अब इन दोनों को अपन वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पराग कोश भित्ति, यानी पराग कोश की भित्ति का निर्माण कैसे होता है। तो पराग कोश भित्ति पढ़ेंगे। तो पराग कोश भित्ति के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना आप कि पराग कोश भित्ति को एक भित्ति नहीं होती है। पराग कोश भित्ति के अंदर चार परतें पाई जाती है। कितनी परतें? चार परतें। यानी कोई भी परिपक्व पराग कोश होता है तो परिपक्व पराग कोश की भित्ति के अंदर चार परतें पाई जाती है। अब वो चार परतें अपन पढ़ने से पहले इसका एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम के थ्रू अपन देखेंगे कि पराग कोश की भित्ति में जो परतें हैं चार, वो कौन कौन सी हैं। तो देखो अपन डायग्राम बनाते हैं। इधर बना देता हूं। तो सबसे पहले अपन लेंगे पराग कोश भित्ति, जिसे अपन बोल सकते हैं पराग कोश भित्ति को अंतर्वाल, या फिर पराग कोश भित्ति को अपन क्या बोल सकते हैं? लघु बीजाणु दानी की परतें भी बोल सकते हैं। लघु बीजाणु दानी की विभिन्न परतें। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं अपन किसका? पराग कोश का। जो कैसा डायग्राम है, या पराग कोश के टीएस देखते हैं अपन, पराग कोश का अनुप्रस्थ काट कैसा होता है। तो देखो, अगर आपको याद है तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले अपन बनाते हैं पुंकेसर। कैसा होता है पुंकेसर आपका? एक पुंकेसर आपका, पुंकेसर जिसे बोलते हैं अपन स्टेमन। और ये आपका पुष्प का क्या होता है? नर जनन अंग होता है पुंकेसर। पुंकेसर एक सदस्य होता है और पुंकेसर के कई सदस्य मिलके और एक ग्रुप या पुंज का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं पुमंग। अब इस पराग कोश में ये नीचे वाला जो पतला सा लंबा सा भाग है, इसको मैंने आपको बताया था पुतंतु।
और जहाँ इस भाग को बताया था, ऊपर वाले भाग को मैंने पराग कोश, ठीक है। अब पराग कोश और वो तंतु जिस स्थान पे जुड़े हुए होते हैं उस स्थान को बताया था मैंने आपको योजी। अब हमें क्या करना है, ये जो परागकोश भाग है, इस परागकोश के अंदर जो परागकोश के भाग ये भित्ति होती है, इस भित्ति में कौन कौन सी परतें होती है वो देखनी है अपने को। तो इसको देखने का अपन क्या करेंगे, इस परागकोश के अनुप्रस्थ काट काटेंगे अपन। तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम इधर बना रहा हूं, देखना ध्यान से कैसे क्या होता है इसका। ये चीज भी मैं बता चुका हूं आपको, अगर याद है कि जो ये आपका परागकोश है, इस परागकोश के अंदर अधिकतर पादपों में, अगर याद है तो मैंने कहा था कि अधिकांश पादपों में परागकोश कैसा होता है, परागकोश द्विपालित होता है। द्विपालित, जो द्विपालित परागकोश होता है उसे बोलते हैं द्विकोष्ठी। तो आप देख सकते हो एक कोष्ठी ये आपका, एक कोष्ठी ये, दो कोष्ठ हैं और द्विकोष्ठी हैं। मैंने ये भी कहा था कि एक कोष्ठ के अंदर दो चेंबर होते हैं, एक चेंबर ये रहा, एक रहा, इधर वाले के अंदर भी दो बना दो, एक ही रहा। तो प्रत्येक कोष्ठ में दो चेंबर होते हैं, तो कुल मिला के दोनों कोष्ठ में कितने हो गए, 4 चेंबर। ऐसे बोलते हैं ये जो 4 चेंबर ये होती है 4 लघु बीजाणुधानी। यानी एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती है, 4 होती है। तो देखो अपन बनाते हैं डायग्राम, इसका टीएस काटते हैं तो कैसा दिखाई देगा, ये यहां से काटेंगे तो परागकोश का टीएस, तो देखना यहां बना देता हूं मैं। ये 4 लघु बीजाणुधानियां बनाई है मैंने, अब देखना। ये 4 लघु बीजाणुधानियां, यानी ये समझो आप कि एक परागकोश है द्विपालित, ऐसे डायरेक्ट ऐसे समझो आप इसको, ठीक है। द्विपालित हो गया, एक भाग ये भाग। अब एक पाली एक पाली के अंदर दो क्या बना दी मैंने आपकी लघु बीजाणुधानी, जिसे बोलते हैं परागपुट या पोलन शेक। अब प्रत्येक आपकी लघु बीजाणुधानी है, इस लघु बीजाणु पर देखो लघु बीजाणुधानी की विभिन्न परतें, ये अपन बोल सकते परागकोश की भित्ति में कौन कौन सी परतें होती है, तो वो बताते हैं आपको। चार परतें होती है इसके अंदर, प्रत्येक में बना, एक में बना देता हूं मैं, सभी में बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहां बता दूंगा अभी लिख के। अब देखो जो सबसे बाहर वाली परत होती है इसे बोलते हैं बाह्य त्वचा। इससे जस्ट अंदर वाली होती है इसे बोलते हैं अंतःस्थिशियम, ठीक है। फिर इससे अंदर वाली परत होती है इसे बोल देते हैं मध्य परत, और जो सबसे अंदर वाली होती है इसको बोल देते हैं टेपिटम या पोषो तक बोलते हैं, पर इधर भी लिखूंगा तो बता दूंगा आपको। जो अंदर वाला भाग होता है इसको अपन बोल देते हैं, इसके अंदर है यहाँ होता है लघु, ये वाला मिटा दिया था मैंने, 2 भाग बताए थे, एक तो बताया था परागकोश भित्ति, दूसरा था बीजाणु जन कोशिकाएं। तो यह है बीजाणु जन कोशिकाएं, क्या है आपकी बीजाणु जन कोशिकाएं, ठीक है ना।
और इस ए को आप क्या बोल सकते हो, ये मैंने इसमें लिख दिया, तो ये आपकी एक पर्टिकुलर क्या हो गई, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, 4 हो गई, 1 2 3 4। तो मैंने ये कहा था कि किसी भी द्विकोष्ठी पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती थी। 4 दिख रही है आपको, अरे ये आपकी परतें हैं। तो अब 1 बाय 1 पर लिखते हैं परागकोश भित्ति में कौन कौन सी परतें होती हैं, तो मैं सीक्वेंस से इनका नाम लिख देता हूं, तो ध्यान देना। तो परागकोश भित्ति या लघु बीजाणु धानी की विभिन्न परतों में अगर अपन बाहर से अंदर की ओर चले, इनका क्रम बाहर से अंदर की ओर या परिधि से केंद्र की ओर होता है, तो कौन कौन सी है, ध्यान देना। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि कोई भी आपका परिपक्व है पराग कोश होता है, उस परिपक्व पराग कोश में 4 परतें पाई जाती है। कितनी परतें, 4 परतें। अरे जो परतें होती हैं इनका क्रम, इन परतों का क्रम कैसा होता है, परिधि से केंद्र की ओर होता है। कैसे, तो ये देख लो एक सेकंड, ये बाहर वाला भाग है, ये होता है परिधि, अंदर वाला होता है केंद्र। तो परिधि से केंद्र की ओर इनका क्रम होता है। अब इनके नाम लिखते हैं, तो सबसे बाहरी भाग परिधि की ओर जो भाग होता है उसको अपन क्या बोल देंगे, ये रहा 1 नंबर भाग, इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा को अंग्रेजी में बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। दूसरा भाग किसका, परागकोश भित्ति की दूसरी परत या लघु बीजाणु धानी की विभिन्न परतों में दूसरी परत बाहर से अंदर की ओर, तो वो होती है अंतःस्थिशियम। कौन सी होती है, अंतःस्थिशियम। दूसरी परत का नाम अंतःस्थिशियम, या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ठीक है। इसके बाद में फिर अंदर चलेंगे तो एंडोथीशियम के बाद में कौन सी लेयर आएगी, मध्य परत। तो तीसरी परत का नाम है मध्य परत, या मध्य स्तर भी बोल सकते हैं इसको, मध्य स्तर या परत, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मिडल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। जो चौथी परत है आपकी, वो चौथी परत ये रही, जो होती है आपकी सबसे, यानी जो परागकोश भित्ति है, परागकोश भित्ति की सबसे अंदर वाली स्तर होता है, सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसे क्या बोल देते हैं, टेपिटम। टेपिटम, या इसे बोलते हैं पोषोतक। ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखनी है कि किसी भी परागकोश में या किसी भी परागकोश की भित्ति में ये 4 परतें पाई जाती है, जिनको कहाँ से, परिधि से केंद्र की ओर निम्न प्रकार अपन लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये 4 का नाम याद रखना। सबसे बाहरी बार बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, उसके अंदर की ओर एंडोथीशियम जिसे बोलते हैं अंतःस्थिशियम, उसके अंदर की होती है मिडल लेयर जिसे बोलते हैं मध्य परत या मध्य स्तर जो भी है, और जो अंदर वाला स्तर या परत होती है उसे बोलते हैं टेपिटम। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इन परतों को 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन सी क्या परत होती है। तो सबसे पहले अपन लेंगे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो देखो ये क्या होती है, तो किसी भी परागकोश भित्ति की सबसे बाह्य परत को बोलते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो आप कह सकते हो कि यह परागकोश की सबसे बाहर वाली परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, यानी जो बाह्य त्वचा होती है वो बाह्य त्वचा है, वो सबसे बाहर वाली परत होती है। फिर इसके बाद में इस परत की बात करें तो ये जो बाह्य त्वचा वाली परत है ये एक स्तरीय होती है।
एक स्तरीय का मतलब है कि बाह्य त्वचा है, इस बाह्य त्वचा में केवल एक कोशिका मोटी परत पाई जाती है, यानी एक स्तर की कोशिकाएं पाई जाती है। फिर इसके बाद में इसमें अपन यह कह सकते हैं कि ये आपकी जो परागकोश भित्ति है, इसके सबसे बाहरी बार ये है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा क्या करती है, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आप ये लिख सकते हो कि बाह्य त्वचा जो परत होती है ये परागकोश को क्या करती है, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। या तो एक से बोल सकते हैं अपन, या अपन ये भी तो कह सकते हैं कि बाह्य त्वचा अंदर वाली जो परतें होती हैं उनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये हमारी परागकोश भित्ति की जो सबसे बाह्य परत होती है बाह्य त्वचा, उसके बारे में जानकारी हुई। क्या हुई, सबसे बाहरी परत होती है, एक स्तरीय परत होती है, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो ये हुई बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। इसके बाद में अपन जो अगला स्तर लेंगे उस स्तर का नाम क्या था, याद करो, देखें 2 नंबर पे वो थी अंतःस्थिशियम। तो वो भी देख लो, अंतःस्थिशियम क्या होता है। नंबर 2 जो परत होती है परागकोश भित्ति की वो है अंतःस्थिशियम। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम। क्या कहेंगे, एंडोथीशियम। क्या होती है, देखो यहां देखो, सबसे बाहर वाली परत है बाह्य त्वचा। तो अपन ये कह सकते हैं कि बाह्य त्वचा से अंदर वाली परत को अंतःस्थिशियम कहते हैं। यानी आप क्या कहोगे, यह परत या स्तर कहाँ पे, बाह्य त्वचा से अंदर की तरफ या भीतर की तरफ स्थित होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जिस प्रकार अभी अभी आपने पढ़ा था बाह्य त्वचा एक स्तरीय होती है, उसी प्रकार जो एंडोथीशियम वाली परत है वो भी क्या होती है आपकी, एक स्तरीय परत होती है। यानी एंडोस्थिशियम है आपका या अंतःस्थिशियम है, वो उसकी भी क्या होती है, एक स्तरीय परत होती है। इसके बाद में अगला रहेगा इसके अंदर कि जो यह परत है, इस परत की मेन बात क्या है कि जो एंडोस्थिशियम परत है इसका निर्माण कब होता है। तो ध्यान रखना कि यह आपका क्या है, परागकोश। तो परागकोश जब परिपक्व अवस्था में होता है, यानी जब परागकोश परिपक्व अवस्था में होता है उस समय ये इस एंडोस्थिशियम परत का निर्माण सर्वाधिक होता है। तो आप क्या लिखोगे, परागकोश के परिपक्व स्थिति में, यानी जब परागकोश परिपक्व स्थिति में होता है, परिपक्व स्थिति में इस परत का निर्माण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इस परत का निर्माण सर्वाधिक होता है। एक बात ये हो गई। फिर इसके बाद में अपन ये कहेंगे कि जो आपकी जो एंडोस्थिशियम है या अंतःस्थिशियम है, एंडोथीशियम है, ये एंडोथीशियम परत क्या होती है, ये आर्द्रताग्राही होती है, आर्द्रताग्राही परत होती है। यानी एंडोस्थिशियम है वो आर्द्रताग्राही परत होती है। इसके बाद में और क्या होता है इस परत में, ये जो परत है ये परत जब शुष्क स्थिति आती है, यानी शुष्क परिस्थिति आती है, कौन सी, शुष्क परिस्थितियां। तो शुष्क परिस्थितियों के अंदर ही ये एंडोस्थिशियम परत है, उसमें क्या होता है, सूखा होने के कारण खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने से ये एंडोस्थिशियम की परत है वो टूट जाती है। टूट जाने के कारण क्या होता है, परागकोश फट जाता है।
तो ध्यान रखना, परागकोश जब फटता है तो कब फटता है? शुष्क परिस्थितियां होने पर एंडोथीसियम की परत के क्या होते हैं, खिंचाव के कारण फट जाने से उसमें पृष्ठपुतन होता है। तो ऐसे करके यार हमारे दूसरी नंबर की जो लेयर थी एंडोथीसियम में, वो क्या होती है? समाप्त होती है। इसके बाद में जो अगली परत आती है वो है हमारी कौन सी? मिडल लेयर। कौन सी परत है? मिडल लेयर। तो वो भी देख लेते हैं। देखना, तीसरी परत है आपकी जिसे अपन क्या बोलते हैं? मध्य स्तर या मध्य परत। मध्य परत, ध्यान देना। जिस प्रकार अभी मैं बता रहा था कि बाह्य त्वचा की एक स्तर होती है, अंतःस्थिशियम का एक स्तर होता है, लेकिन मध्य परत है ये आप कह सकते हो ये है 3 स्तरीय परत होती है। 3 स्तर की होती है, यानी जो आपकी मध्य परत है उसमें कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी ये जो मध्य परत की कोशिकाएं होती है, मध्य परत की कोशिकाएं क्या होती है? लंबी होती है, यानी मध्य परत की कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती है। इसके अलावा जो मध्य परत की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, यानी मध्य परत की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। आप लिख सकते हो मध्य परत की कोशिकाओं की कौन सी? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली। ध्यान देना, कोशिकाएं लंबी होती है, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो मध्य परत की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो क्या होती है? अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक होती है। मध्य परत की जो कोशिकाओं की कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? अल्पकालिक होती है। मध्य परत की कोशिकाएं कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। तो इसके साथ ही हमारी 3 परतें पूरी होती है। बाह्य त्वचा हमने पढ़ ली। 2 अंतःस्थिशियम जिसे बोलते हैं एंडोथीसियम, वो पूरी हो गई। और मध्य परत क्या होती है? कंप्लीट होती है। आपकी चौथे नंबर की जो परत है वो है टेपिटम। टेपिटम के बारे में जानकारी को अगले वीडियो होगा, उस वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।